Hello my dear students. So today I am going to discuss about आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. ठीक है बच्चों, आज के क्लास में हम लोग वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट और वाटर का आयनिक प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. ठीक है बच्चों. अच्छा बच्चों, हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा वाटर के बारे में हम लोग जान लेते हैं. अच्छा बच्चों, हम लोग तो ये जानते हैं कि वाटर जो है ये कैसा सोल्यूशन होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन होता है. और एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये आपको ध्यान में रखना है, वाटर में जो H प्लस का कंसनट्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर. और OH माइनस का कंसनट्रेशन भी बच्चों यही होगा. क्या होगा? 10⁻⁻7 मोल पर लीटर. ये तो हम लोग जानते हैं बच्चों. वाटर हमारा एक न्यूट्रल सोल्यूशन है. इसका अगर pH आप निकालोगे बच्चों तो इसका pH का वैल्यू क्या होगा? 7 होगा. इसका POH का भी वैल्यू निकालोगे बच्चों तो क्या होगा? 7 होगा. ठीक है, ये वाटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए, फिर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो वाटर में बच्चों H प्लस का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है बच्चों? 10⁻⁻7 मोल पर लीटर. तो अगर मैं इसमें इस H प्लस आयन की संख्या को अगर निकालें, द नंबर ऑफ H प्लस आयन इन 1 लीटर ऑफ वाटर बच्चों अगर मैं फाइंड आउट करूं तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻7 इंटू एवोगाद्रो नंबर. बच्चों एक लीटर में कितने मोल है H प्लस के? 10⁻⁻7 मोल है. और मोल को अगर हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं बच्चों तो उसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, 10⁻⁻7 मोल में कितने H प्लस आयन होंगे? 10⁻⁻7 इंटू Na. सिमिलरली बच्चों द नंबर ऑफ OH माइनस आयन इन 1 लीटर ऑफ वाटर अगर हम फाइंड आउट करें बच्चों तो क्या होगा? 10⁻⁻7 इंटू Na होगा. ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट आपको? बच्चों आप एक मोल, देखो इसको समझाता हूँ मैं आपको. मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था मोल कॉन्सेप्ट में. मोल निकालने का फार्मूला बच्चों होता है N/Na. ठीक है, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, आप इस फार्मूला से मोल को फाइंड आउट कर सकते हो. तो यहाँ से बच्चों अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालें N का वैल्यू तो क्या हो जाएगा? N इंटू में Na. N यहाँ बच्चों क्या है? ये नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पर बच्चों 1 लीटर में H प्लस आयन के कितने मोल हैं? 10⁻⁻7 मोल है. तो मोल को अगर हमको नंबर में कन्वर्ट करना है बच्चों तो हमको एवोगाद्रो नंबर से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला. इस फार्मूला से आपको क्लियर हो गया. सिमिलरली बच्चों अगर मैं वाटर के नंबर ऑफ मोल्स को, 1 लीटर में वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो कैसे निकालेंगे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 1 लीटर. 1 लीटर में बच्चों वाटर के कितने मोल होंगे? अच्छा, इसको निकालने के लिए पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा बच्चों. वाटर का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपको ध्यान में रखना है. वाटर का डेंसिटी क्या होता है बच्चों? 1 ग्राम पर मिलीलीटर. 1 मिलीलीटर का मास होता है बच्चों 1 ग्राम. तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर. और 1000 मिलीलीटर का मास क्या हो जाएगा बच्चों? 1000 ग्राम हो जाएगा. तो 1 लीटर में बच्चों वाटर के कितने मिलीलीटर होंगे? 1000 मिलीलीटर. और 1000 मिलीलीटर को बच्चों हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं. ठीक है, क्यों लिख सकते हैं बच्चों? क्योंकि 1 मिलीलीटर का मास 1 ग्राम है तो 1000 मिलीलीटर का मास क्या होगा? 1000 ग्राम होगा. अब बच्चों मैं इसको मोल में कन्वर्ट कर सकता हूँ N=W/m फार्मूला से. तो W यहाँ गिवन वेट आपको पता है 100 है, 1000 है, और वाटर का अगर आप मोलर मास निकालोगे तो दैट इज इक्वल टू 18. और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 55.5 मोल के बराबर होगा. तो 1 लीटर वाटर में बच्चों वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? 55.5 मोल्स होंगे. ठीक है बच्चों, यहां तक तो क्लियर है? तो ये तो हमारा मोल निकल गया. अगर इसमें इस मोल को अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अगर चेंज करें, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 55.5 इंटू Na. इसमें भी Na से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई
करेंगे तो हमको वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 1 लीटर वाटर में बच्चों हमको H+ आयन का भी मैंने वैल्यू निकाला, हम OH- आयन का भी वैल्यू निकाला, और 1 लीटर वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसको भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अगर मैं बच्चों आपको कहूँ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और द नंबर ऑफ आयंस ऑफ H+, अगर इस दोनों का मैं रेशियो निकालूं तो बच्चों क्या होगा? बच्चों यहाँ ध्यान दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसका वैल्यू आपको कितना आया है? इसका वैल्यू हमको आया है 55.5 इंटू Na। ठीक है, और नंबर ऑफ H+ आयन का वैल्यू हमको कितना आया है बच्चों? नंबर ऑफ H+ आयन, इसका वैल्यू हमको आया है 10⁻⁻7 इंटू Na। ठीक है, यहाँ बच्चों Na से Na क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं बच्चों कि यहाँ पर क्या रेशियो आ रहा है बच्चों? वाटर के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं 55.5 और हमारा H+ आयन का वैल्यू कितना आ रहा है? 10⁻⁻7। बच्चों इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, ये 55.5 रेशियो क्या हो गया? 10⁻⁻7 हो गया। अच्छा ऐसा करते हैं बच्चों, दोनों साइड में हम 10⁻⁻7 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर इधर डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड कर रहे हैं। बच्चों अगर रेशियो पे सेम डिजिट से डिवाइड करने से रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बच्चों इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? 55.5 इंटू 10⁻7 रेशियो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बच्चों इस इंफॉर्मेशन से हम क्या, इससे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? ठीक है बच्चों, इस रेशियो से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? बच्चों ये रेशियो बताता है कि अगर वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स 55.5 इंटू 10⁻7 मॉलिक्यूल्स अगर आयोनाइज करेंगे तो हमको H+ उसके रिस्पेक्ट में कितना मिलेगा? 1 H+ मिलेगा। व्हेन 55.5 इंटू 10⁻7 molecules of water dissociate, then it gives only 1 H+ ion। बच्चों इससे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों मैंने आपको साबित करके यहाँ दिखाया कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन्स व्हाट? इट पार्शली डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन। बच्चों वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स जब डिसोसिएट करेंगे देन इट प्रोड्यूस 1 H+ आयन। ठीक है बच्चों, इससे हम इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालूं बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, तो क्या होगा बच्चों? 1/55.5 इंटू 10⁻, क्या होगा? टोटल वाटर के मॉलिक्यूल 7 हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको बच्चों, इससे हम इस फॉर्मूला से बच्चों क्या निकाल लेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। बच्चों हमको H+ कितना मिला? 1 मिला। और वाटर के टोटल मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है? कितने मॉलिक्यूल से मिला? 55.5 इंटू 10⁻7 मॉलिक्यूल से हमको एक H+ मिला। तो इससे बच्चों हम इस रेशियो से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। और बच्चों जब आप इसको डिवाइड करोगे ना इसको, तो इसका वैल्यू बच्चों आपको आएगा, इसका वैल्यू हम नोट किए हैं बच्चों, 1.8 इंटू 10⁻⁹ आएगा। देखो बच्चों वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना कम है। बच्चों अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू अल्फा का वैल्यू 1 होता है तो वह इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है सॉल्यूशन में। लेकिन यहाँ देखो वाटर के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁹ आ रहा है, जो कि बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, देयरफॉर वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 10⁻⁻7% हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों क्या है? 1.8 इंटू 10⁻⁷%। ठीक है, यानी 100 अगर मॉलिक्यूल्स वाटर का होगा तो इसमें इससे कितने H+ आयन प्रोड्यूस होंगे? 1.8 इंटू 10⁻⁷। बच्चों ये कितनी छोटी क्वांटिटी है, जस्ट टू इमेजिन। सो यू कैन से दैट वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर हमारा कैसा इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट है।
बच्चों अभी तक आप सिर्फ जानते थे कि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने आपको यहाँ प्रूफ करके बताया। यहाँ मैंने बताया कि अगर वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो इतने मॉलिक्यूल से कितने H+ आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओनली 1 H+ आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। यह डाटा क्या शो कर रहा है, ये डाटा बच्चों शो कर रहा है कि वाटर हमारा कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर बच्चों, आपको समझ में सारी बातें आ गई? ठीक। अब बच्चों आप जानते हो कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स को अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो कैसे टूटेगा, इट विल डिसोसिएट इनटू H+ एंड OH-। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को, इसके आयोनाइजेशन कांस्टेंट को बच्चों अगर मैं K से रिप्रेजेंट करता हूँ, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों, K से, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन बच्चों K का वैल्यू क्या होगा, H+ OH- अपॉन H2, यही वैल्यू होगा बच्चों। लॉ ऑफ मास एक्शन तो आप पढ़ चुके हो, इस इक्विलिब्रियम पे मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का रेशियो और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के रेशियो को ही हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बच्चों H+ का कंसंट्रेशन बताया है। H+ का कंसंट्रेशन क्या होता है, 10⁻⁻7। OH- का कंसंट्रेशन भी क्या होता है बच्चों, 10⁻⁻7। और वाटर का कंसंट्रेशन बच्चों मैंने फाइंड आउट किया था तो क्या आया था, 55.5 मोल आया था ना बच्चों। इतने मोल्स क्या है, ये वाटर के कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन मीन्स व्हाट बच्चों, कंसंट्रेशन मीन्स व्हाट बच्चों, यहाँ कंसंट्रेशन को मोलारिटी के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, 1 लीटर में कितने मोल्स हैं बच्चों। यहाँ पर जो H+ है ना, ये इसका वैल्यू कितना है, 10⁻⁻7। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाटर के सोल्यूशन के 1 लीटर में H+ आयन के 10⁻⁻7 मोल हैं। इसी तरह OH- के भी 10⁻⁻7 मोल है, और वाटर के कितने मोल हैं, 55.5 मोल है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इस डाटा को सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 10⁻⁻14 अपॉन 55.5। ठीक है बच्चों, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये डाटा होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻16। दिस इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। बच्चों ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, तो आपको याद रखना है 1.8 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बच्चों क्या होता है। आप इसको नोट कर लो। ठीक है, ओके डन, नोट कर लिया। चलो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बच्चों आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मीन्स क्या होता है बच्चों, वाटर जब डिसोसिएट करेगा तो कौन सा आयन बनाएगा, इट विल प्रोड्यूस H+ आयन एंड OH- आयन। तो जो H+ और OH- आयन बनेगा उसका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, मैं वाटर को डिसोसिएट कर रहा हूँ, इट विल प्रोड्यूस H+ एंड OH- आयन। ठीक है, हमको क्या करना है बच्चों, इस H+ और OH- के प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेना है, एंड दैट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। चलो इसको फाइंड आउट करते हैं बच्चों। अगर मैं इस पे अप्लाई कर दूं लॉ ऑफ मास एक्शन तो क्या होगा, K = क्या अभी आपने पढ़ा है, H+ OH- अपॉन H2। ठीक है बच्चों हमको तो चाहिए H+ और OH-, यही तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। तो क्या करते हैं, जो वाटर डिनोमिनेटर में इसको मैं लेफ्ट साइड में लाता हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड में जब लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, K × H2O = H+ OH-। ठीक है बच्चों इस K × H2 के लिए ही एक दूसरा कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं जिसको KW कहते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, H+ और OH- को। इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। H+ OH- का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों दैट इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, अच्छा आप तो जानते हो बच्चों वाटर के केस में H+ का वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁻7। OH- का वैल्यू भी क्या होता है, 10⁻⁻7। देयरफॉर KW = क्या हो जाएगा बच्चों, 10⁻⁻14 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन को मैं 1 मान रहा हूँ क्योंकि इसका मैं आगे यूज करूंगा। ठीक है, तो बच्चों हमारा KW का वैल्यू आ गया 10⁻⁻14। अगर मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, H+
OH माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। बच्चों मैं pH के प्रॉब्लम जब पिछले एक वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था तो वहाँ पर मैंने इस फार्मूला का यूज किया था। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। H प्लस OH माइनस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो होगा दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। यहाँ पर बच्चों ये जो KW है, इस KW को क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, इस KW को कहते हैं बच्चों, एक कांस्टेंट है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इसका वैल्यू बच्चों कितना आ गया? 10 टू द पावर माइनस 14। अच्छा, इससे पहले मैं आपको वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू बताया था। क्या वैल्यू था वाटर के आयोनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू? 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। लेकिन वाटर के आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आ गया? 10 टू द पावर माइनस 14। बच्चों इसमें से कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, कौन सा वैल्यू बड़ा है? तो KW का वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन होता है। KW इज ग्रेटर देन K। ये आपको ध्यान में रखना है कि वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू होता है बच्चों, वो वाटर के आयोनाइजेशन कांस्टेंट के वैल्यू से क्या होता है बच्चों? बड़ा होता है। दोनों वैल्यू आपको याद हो गया। यह बच्चों किसका वैल्यू है? K का वैल्यू है, और KW का वैल्यू हमारा क्या है? 10 टू द पावर माइनस 14 है। कौन बड़ा वैल्यू है बच्चों? KW का वैल्यू K से बड़ा है। ठीक है, देयरफॉर द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज हायर देन द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब बच्चों ये जो इक्वेशन 1 है, अगर मैं इस इक्वेशन 1 में दोनों साइड में अगर लॉग ले लेता हूं तो हमारा इक्वेशन कैसा होगा? चलो बच्चों इसको नोट कर लिए। ठीक है, टेकिंग log both sides ऑफ इक्वेशन 1। बच्चों ये जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन के अगर दोनों साइड में मैं लॉग ले लूँगा तो क्या होगा हमारा इक्वेशन? log KW इज इक्वल टू log H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, log KW इक्वल टू क्या बच्चों? इस एक log का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, log A इंटू B इक्वल टू क्या होता है? log A प्लस log B। इसको मैं लिख सकता हूँ log H प्लस प्लस log OH माइनस। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं? दोनों साइड में निगेटिव साइन ले लेते हैं। टेकिंग निगेटिव साइन बोथ साइड्स, तो क्या होगा हमारा इक्वेशन बच्चों? हम इसको लिख सकते हैं माइनस log KW इक्वल टू माइनस log H प्लस, ठीक है बच्चों, और माइनस log OH माइनस। ये मैं लिख सकता हूँ। दोनों साइड में बच्चों मैंने निगेटिव ले लिया। अच्छा, माइनस log KW को हम क्या लिखेंगे बच्चों? PKW। अच्छा बच्चों, माइनस log H प्लस को हम क्या लिखते हैं बच्चों? pH लिखते हैं। ये तो आप पढ़ चुके हो pH का फॉर्मूला, माइनस log H प्लस इज pH। सिमिलरली माइनस log KW इज PKW। ठीक है, इसी तरह बच्चों माइनस log H प्लस इसको तो pH कहेंगे, प्लस माइनस log OH माइनस इसको कहेंगे POH। ठीक है बच्चों, और इस PKW का वैल्यू बच्चों क्या होता है? 14 होता है। बच्चों ये जो PKW है ना, इसका वैल्यू होता है 14। कहाँ से बच्चों ये PKW का 14 आएगा वैल्यू? बच्चों KW का वैल्यू जब 10 टू द पावर माइनस 14 होगा तो यहाँ से अगर मैं PKW निकालूंगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? 14 आ जाएगा। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा? PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। बच्चों यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका यूज हम लोग प्रॉब्लम बनाने में करेंगे आगे। ठीक है, तो मैंने आपको एक और फार्मूला बच्चों, यहाँ H प्लस और OH माइनस कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14, बट द सम ऑफ PH एंड POH इज इक्वल टू 14। ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है PH और POH में। क्लियर बच्चों? तो आपको शायद ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन pH? ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन pH।
पीएच पर बच्चों टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा बच्चों, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो किसी भी रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे मान लो ये रिएक्शन है H2O इजिकल टू H+, ये क्या देता है, H+ और OH- प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन को ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर इस रिएक्शन को और मैं कराऊंगा तो H+ ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा एंड इट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन। H+ आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग जो पीएच स्केल पढ़े थे वो पीएच स्केल 25 डिग्री सेल्सियस पर ही वैलिड था। ठीक है, हम लोग जो pH 7 पढ़ते हैं बच्चों, ये किस टेम्परेचर पर वैलिड है बच्चों, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर वैलिड है। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, ठीक है, तो वाटर का pH जो होगा बच्चों, वाटर का pH मीन्स वाटर तो न्यूट्रल है और न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH तो 7 होता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ा देने से, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के pH में क्या कोई चेंजिंग होगा या नहीं होगा, ये अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज देन द rate of forward reaction is increases। As a result क्या होगा बच्चों, as a result the concentration of H+ ion OH- ion is also increases, ये भी बढ़ जाएगा बच्चों। H+ और OH- का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब H+ और OH- का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बच्चों Kw का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, Kw इज ऑल्सो इंक्रीजेज, ये भी बढ़ जाएगा। अच्छा बच्चों, जब H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो pH का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो एट 90 डिग्री सेल्सियस बच्चों आपको याद रखना है, जो pH होता है सॉल्यूशन का बच्चों क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। एट 90 डिग्री सेल्सियस बच्चों अगर H+ का कंसंट्रेशन देखोगे तो हो जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा। वाटर के केस में मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, OH- का कंसंट्रेशन भी हो जाएगा 10⁻⁻6। तो हमारा Kw का वैल्यू आपका आ जाएगा 10⁻12 एंड pKw का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, ये जो डाटा था जिसमें हमने pKw का वैल्यू क्या लिया था, 14 लिया था, इट इज एप्लीकेबल एट 25 डिग्री सेल्सियस पर ये pKw का वैल्यू 14 है, लेकिन 90 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों pKw का वैल्यू हमारा क्या होगा, 12 होगा। और H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, 10⁻⁻6 होगा। अच्छा बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस पर हमारा H+ का कंसंट्रेशन क्या था, 10⁻⁻7 था। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन ये डाटा बच्चों एट 25 डिग्री सेल्सियस का है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा देने से H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। बच्चों ये -7 है, यहाँ -6 से कंसंट्रेशन बढ़ गया तो बच्चों सारा डाटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा pKw का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में बच्चों जो न्यूट्रलिटी का कंडीशन है बच्चों, pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, वो भी चेंज हो जाएगा। सो pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन बच्चों क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो pH होगा बच्चों, याद रखिएगा 90 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH क्या होता है बच्चों, 6 होता है। ये जबकि 25 डिग्री पे हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH क्या होता है बच्चों, 7 होता है, लेकिन 90 डिग्री पर बच्चों ये डाटा 6 हो जाएगा। क्या बच्चों ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये आपको ध्यान देना है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बच्चों, तो हमारा H+ और OH- दोनों का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। ओवरऑल सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल रहेगा, लेकिन न्यूट्रलिटी के लिए जो pH का कंडीशन है, pH का जो वैल्यू है बच्चों, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 होता है, जबकि 90 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।